अ, सभी को नमस्कार। आज हम सभी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर इस आभासी पटल पर उपस्थित हुए हैं और एक सुखद संयोग है कि आज हमारे मुख्य वक्ता, हमारे अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के, वह मैं स्वयं, हम तीनों ही नागालैंड राज्य से संबंध रखते हैं। हमारे साथ इस पूरी परिकल्पना के जो संयोजक हैं, वो आदरणीय डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी, जो कि सिक्किम विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हैं। वह कंचनजंगा पत्रिका के प्रधान संपादक भी हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम जो कि आभासी पटल पर हो रहा है, उसमें उपस्थित सभी प्रतिभागियों का, सुधीजनों का मैं आशीष कुमार, हिंदी अधिकारी, नागालैंड विश्वविद्यालय, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम पद्मश्री तेनसुलाओ स्मृति व्याख्यान माला, जो पिछले वर्षों से प्रत्येक माह बड़े बड़े विद्वानों को लेकर लगातार कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस व्याख्यान माला में देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, कलाकार, सभी लोग जुड़ते रहे हैं और अपनी विद्वता का परिचय हम सभी को देते रहे हैं। आज हम सभी इस आभासी पटल पर जो एकत्रित हुए हैं, वह मुख्यतः नागालैंड राज्य, जिसके अंतर्गत 16 प्रमुख जनजातियां हैं, उसकी एक प्रमुख जनजाति जेलियांग जनजाति, उसके समग्र स्वरूप को, चाहे वो धर्म को लेकर हो, संस्कृति को लेकर हो, भाषा को लेकर हो, साहित्य को लेकर हो, उसकी चर्चा करेंगे। हमारे बीच केंद्रीय हिंदी संस्थान दीमापुर केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक व सहायक आचार्य आदरणीय डॉक्टर चौबे सर भी हैं। हमारे बीच नवनियुक्त शिक्षक केंद्रीय हिंदी संस्थान दीमापुर के आदरणीय डॉक्टर थुनबुई जी भी उपस्थित हैं। इन दोनों गुरुजनों व सुधीजनों के माध्यम से हम जेलियांग जनजाति व नागालैंड में भाषा, संस्कृति, साहित्य को लेकर क्या चीजें चलती आई हैं और क्या चीजें चल रही हैं, इस विषय को लेकर हम सभी आज चर्चा करेंगे और इनके विचारों से लाभान्वित होंगे। मैं कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत से पूर्व हमारे इस आभासी पटल पर हो रहे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे सर के विषय में मैं कुछ बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे सर पूर्वोत्तर के लगभग 5 राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं विभिन्न माध्यमों से। उन्होंने न केवल साहित्य या भाषा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, अपितु पूर्वोत्तर के समाज के उत्थान हेतु भी उनके कई कार्य हम सभी ने देखे हैं। वे लगातार संगोष्ठियों, कार्यशाला, इन सभी के माध्यम से हम सभी से जुड़े रहते हैं तथा अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करते रहते हैं। हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर थुनबुई जी, जिनसे मेरा विशेष परिचय इस रूप में भी है कि हम दोनों ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई शुरुआत साथ में ही की थी और अब वो हमारे वरिष्ठ भी हैं और सहायक आचार्य के रूप में केंद्रीय हिंदी संस्थान दीमापुर केंद्र में वो अब जुड़े हैं। और मुझे विश्वास है कि आप दोनों गुरुजनों के साथ आने से नागालैंड विशेषकर हिंदी भाषा को लेकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। यहाँ की भाषाएं, बोलियां, यहाँ की संस्कृति आप दोनों के सहयोग से काफी आगे बढ़ेंगी और उनके बारे में हमें जानकारी भी उपलब्ध होगी। मैं विशेष विलंब न करते हुए
हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर थुनबुई जी से निवेदन करूंगा कि वे आज की जो विषय है जेलियांगरोंग नागाओं की लोक परंपरा, इतिहास एवं मान्यताएं, इस विषय पर विस्तृत रूप से अपने विचारों को हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय डॉक्टर थुनबुई जी। नमस्ते सबको। डॉक्टर तिमसुला औ स्मृति व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप जी और सूत्रधार आशीष जी और अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे जी हैं। आप सभी के निर्देशन में, आप सभी के संरक्षण में मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूं। वैसे मुझे किसी विषय पर बहुत देर तक बोलने का अनुभव नहीं है, फिर भी जिस प्रकार से प्रदीप जी का स्नेह है मेरे ऊपर शुरू से ही, अभी यह व्याख्यानमाला भी कंचनजंगा पत्रिका के नाम पर है। और जब कंचनजंगा पत्रिका सबसे पहला निकला था तो पहले अंक में ही मुझे लिखने का अवसर भी दिया गया था। तो इस दृष्टि से मैं उनके आभारी हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे एक विषय दे करके कहा गया कि इस पर व्याख्यान हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं तैयार हुआ। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लाइव कार्यक्रमों में ज़्यादा भाग नहीं लेता हूँ। फिर भी जिस प्रकार से मुझे विषय दिया गया है तो मैंने हर संभव ये प्रयास किया कि मैं अपने जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन उचित ढंग से कर सकूं। जो आज मुझे विषय मिला है वो है जेलियांगरोंग नागाओं की लोक परंपरा, इतिहास एवं मान्यताएं। अब यहाँ पर जेलियांगरोंग एक जन समुदाय का नाम है। हम सभी जानते हैं कि नागालैंड जो है नागाओं के, नागा जनजातियों के नाम पर नागालैंड राज्य बना है। लेकिन नागालैंड में या नागा जनजातियों में कितनी जनजातियां हैं ये सभी लोग नहीं जानते। वैसे तो नागालैंड राज्य में 16 प्रमुख जनजातियां हैं ऐसी कही जाती है, लेकिन अगर समग्र रूप में देखा जाए तो नागा जनजातियों की संख्या 50 से भी अधिक है। और उसका विस्तार केवल वर्तमान नागालैंड में ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, असम है, इसके अलावा जो म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र है वहां तक पूरे नागाओं का क्षेत्र फैला हुआ है। इस दृष्टि से अभी भी जो नागा समाज के बीच में कुछ परेशानियां कभी कभी आ जाती है, राजनीतिक को लेकर के या सामाजिक को लेकर के, तो यहाँ के लोगों के मन में ये भाव है कि हमको एक तो आधा भाग को म्यांमार में रख दिया और आधा को नागालैंड या भारत में रख दिया, इसके कारण हमें परेशानी है। और तो एक प्रकार से ये नागाओं को इतना विस्तृत क्षेत्र होते हुए भी एक छोटे से नागालैंड राज्य में समेट करके रख देना पूरी तरह से उचित नहीं है, ये मेरा मानना है। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को पूरा ऐसा नाम लिया है। अच्छा, जेलियांगरोंग की बात जहां तक की जाए, जहां 50 से अधिक नागा जनजातियां हैं उसमें जेलियांगरोंग एक जनजातीय समूह है। उसको भी अब नागालैंड में अलग नाम से, मणिपुर में अलग नाम से और असम में अलग नाम से जाना जाता है। जेलियांगरोंग अगर कहा जाए तो ये एक समाज के द्वारा दिया हुआ नाम है, अपने लोगों के द्वारा, जिसमें जेमे, लियांगमे और रोंगमे 3 उप जनजातियां आती है। तो और ये तीनों ही नागालैंड में भी है, असम में भी है और मणिपुर में भी है। लेकिन नागालैंड में जहां इनको जेलियांग नाम दे दिया गया, एक अलग जेलियांग नाम दिया और उसके साथ साथ रोंगमाई लोगों को अलग कर दिया। वहीं मणिपुर में अगर देखा जाए तो जेलियांगरोंग लोगों को जेलियांगरोंग में से जेमे और लियांगमाई दोनों को कच्चा नागा के नाम से अंग्रेजों के समय से ये नाम दे दिया गया। अब कच्चा नागा कहा गया या कच्चा नागा कहा गया, इसके बारे में पूरा स्पष्ट बात नहीं है। फिर भी कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये तो कच्चे नागा हैं,
लेकिन वो कच्चा का अर्थ क्या था जो अंग्रेजों ने डाला, इसके बारे में पूरी स्पष्टता नहीं है। और रोंगमाइलों को कबुई के नाम से जाना जाता था मणिपुर में। और इधर अगर नागालैंड असम की ओर आते हैं तो जो एनसी हिल्स का एरिया है वहां पर उन्हें जेमे के नाम से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो जेलियांगरोंग जन समुदाय है एक विस्तृत जन समुदाय है और नागा जनजातियों में एक बहुत बड़ा जनजाति के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनको अलग अलग नाम दे करके तीनों राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में विभाजित कर दिए जाने के कारण क्या नागालैंड में तो जेलियांग लोग बहुत कम ऐसा माना जाता है, खास करके लियांगमाई लोग। तो जे में तो थोड़ा ज्यादा है लेकिन लियांगमाई केवल 5 गांव है। ऐसा करके एक प्रकार से माइनॉरिटी ग्रुप में और नागालैंड में इन लोगों को बैकवर्ड ट्राइब के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इनका ये वितरण है। जहां तक परंपरा या इतिहास की बात कही जाए तो जैसे जिस प्रकार से सभी नागाओं का जो इतिहास है वो स्पष्ट नहीं रहा है बहुत पुराने दिनों तक। अभी दूर तक देखेंगे तो हम जहां तक अंग्रेज जा पाते हैं या अंग्रेजों ने जब से यहाँ आन करके नागाओं के बारे में कुछ पढ़ना लिखना या कहना शुरू किया तब से इतिहास का जो स्पष्ट रूप है वो सामने आता है। उसके पहले तो जो कुछ भी रहा है वो मौखिक रूप से रहा है और इसीलिए लिखित रूप में ना होने के कारण क्या या तो लोक में जो कही जाती है कुछ बातें जेलियांगरोंग लोगों के बीच के बारे में वो कोई कहानी के माध्यम से या किसी घटनाओं के माध्यम से या किसी मान्यता के माध्यम से जो उनके बारे में बात कही जाती है वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजों के आने के पहले तक कोई लिखित प्रमाण ना होने के कारण नागाओं का जो इतिहास था वो एकदम अस्पष्ट रहा है। हाँ, कहीं कहीं मणिपुर के राजाओं के साथ किसी किसी का संबंध रहा। फिर ये असम के जो कछारी राजा थे उनके साथ कुछ लोगों का संबंध बना। इनके चलते नागाओं के बारे में कुछ लोगों ने सुना होगा या मणिपुर में या असम में इन राजाओं के बारे में जब बातें लिखी जाती थी तो उनके बारे में भी कुछ लिखा गया ऐसा कहा जाता है। वरना केवल नागाओं के द्वारा या नागालैंड में या नागालों की भूमि में उनके द्वारा लिखी गई इतिहास की बातें बहुत कम है या नहीं के बराबर है। तो इसलिए इतिहास के बारे में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद ही यहाँ के इतिहास को लिखा गया। इसमें जो अंग्रेज राइटर्स होते थे वो अंग्रेज अधिकारी के रूप में आते थे और बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने नागाओं के बारे में लिखा। लेकिन जेलियांगरोंग लोगों के बारे में बहुत कम लोगों ने लिखा। जहां तक मैंने देखा कि जो मेजर ट्राइब्स है वो आओ है, अंगामी है या लोथा है, रेंगमा है, उनके बारे में अंग्रेज राइटर्स ने लिखा। लेकिन जहां तक जेलियांगरोंग लोगों की बात है वो बड़े बड़े राइटर्स जो होते थे उन्होंने नहीं लिखा। एक थी जो उर्सुला ग्राहम बावर, उन्होंने ही केवल जेलियांगरोंग लोगों के बारे में लिखा है क्योंकि वो जेलियांग एरिया में लाइसोंग जो असम के लाइसोंग एरिया में रही है तो उनके बारे में उसने लिखा है। तो थोड़ा सा उर्सुला ग्राहम बावर के समय लिखी गई बातें जेलियांग लोगों के बारे में मिलता है। तो उन किताबों को पढ़ने से जो यहाँ की लोक परंपरा है या सामाजिक रीति रिवाज है उनके बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। तो लिखित रूप में तो यही सब बातें हैं। लेकिन जो पारंपरिक रूप से लोक में प्रचलित है और बोलते आ रहे हैं उनके बारे में तो आज भी जाएंगे तो गाँव में लोगों से सब बातें सुनी जा सकती है। और आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो वही सभी बातें लगभग गाँव में सुनी हुई परंपराओं के माध्यम से या फिर लोगों के जो बुजुर्ग हैं गाँव के उनसे सुनी हुई बातों को मैं आज के आपके सामने कहने वाला हूँ। अच्छा, इतिहास की बात तो इतना कहा मैंने, लेकिन पौराणिक कह लीजिए या पूरा कथाएं कह लीजिए, जेलियांगरोंग लोगों की मान्यता यह है कि इस सृष्टि की रचना हुई, रचना के बाद वे किस प्रकार से इस धरती पर उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया, ये सब बारे में भी घटनाएं होती है। लेकिन इसके बारे में अगर बहुत लंबा हम जाते हैं तो यहाँ पर जो एक व्याख्यान में ये देना सब संभव नहीं है। फिर भी उनकी जो परंपराएं रही है उसको देखते हुए उनका जो ओरिजिन है या उनकी इस सृष्टि की रचना या ईश्वर की परिकल्पना
या फिर ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध रहा है, पुराने जमाने में ऐसा मानते थे कि केवल ईश्वर भी और मनुष्य भी अलग अलग नहीं होकर के एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से बात करते थे, देवी देवताओं के बारे में उनकी इस प्रकार की मान्यताएं रही है। तो ये सब पुरानी बातें आज भी लोक में मान्य है। लेकिन जो आज मैं जिस सामाजिक परंपरा या सामाजिक स्वरूप की बात मैं करना चाहता हूँ, वो जलियांगरोंग समाज में किस प्रकार सामाजिक संरचना है और कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं आज जलियांग लोक में प्रचलित है या प्राचीन काल से प्रचलित होती रही है या चली आई है, और उनका आज की परिस्थिति में क्या है, लोग उसको किस प्रकार लेते हैं। क्योंकि यहाँ नागालैंड में अभी मैं अंत में आते हुए थोड़ी धार्मिक बातों पर भी बात करूंगा, तो इस दृष्टि से मैं ये कहूंगा कि उन परंपराओं का, लोक जीवन का, लोक संस्कृति का या लोक मान्यताओं के ह्रास का कारण भी क्या है और क्यों ह्रास हुए इनका, इन सब बातों पर भी थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये जलियांगरोंग समाज की जो सामाजिक संरचना है, उसका मूलभूत ढांचा है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह कि जलियांगरोंग समाज एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है और है, जिस प्रकार से बहुत सारे समाज में है। उत्तर पूर्वोत्तर के कुछ जनजातियों को छोड़ करके अनेक या अधिकांश जनजातियां हैं जिसमें पितृसत्तात्मक समाज है, यानी उस समाज में पिता या पुरुष ही प्रधान होते हैं और उनके नेतृत्व में ही समाज या परिवार का परिचालन परिवार होता है। तो यह नागा समाज भी या जलियांगरोंग समाज भी एक पितृसत्तात्मक समाज है, और किसी भी गांव में परिवार एक समाज की सबसे छोटी इकाई है। कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है कि जलियांगरोंग समाज में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। प्रोफेसर गांगुमाई कामाई ने अपने जो इतिहास की किताब है हिस्ट्री ऑफ जलियांगरोंग नागास, उसमें कहीं एक जगह ऐसा जिक्र किया है कि जलियांगरोंग समाज में पुराने समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें दादा दादी के अलावा उनके जितने भी पुत्र थे और उनके पुत्रों की यानी पोते पोतियां सब एक साथ रहते थे। ऐसा कहीं कहीं होता था। ऐसा जलियांगरोंग हिस्ट्री के बारे में लिखते हुए प्रोफेसर गांगुमाई कामाई ने ऐसा लिखा है। लेकिन अधिकांश जगहों में बाद में उन्होंने भी ये कहा है कि वर्तमान में संयुक्त परिवार की परंपरा नहीं रही है और एकल परिवार की परंपरा हो गई है। ऐसे में उनका एनालिसिस या उनका विश्लेषण ये रहा है कि जलियांगरोंग समाज में जो छोटे छोटे घर होते हैं या फिर आज तो बन रहे हैं बड़े घर, पक्के घर बन रहे हैं, लेकिन आज के पहले या आज के 100 साल 150 साल पहले किसी के भी पक्के मकान होते नहीं थे। तो एक तो घर का छोटा होना, कच्चे घर का होना और घास फूस का घर बनना, इसके चलते हुए एक घर में अधिक लोगों का रहना संभव नहीं होता था। इसलिए जब कोई पुरुष अपना परिवार बन जाता था यानी शादी कर लेता था, शादी करने के बाद जब एक दो बच्चे होते थे तो वो अपने पितृ परिवार से अलग होकर के अलग परिवार या अलग परिवार बनाते थे, अलग नया घर बना करके रहने लगता था। इसलिए यहाँ पर एक तो कारण ये हो सकता है कि छोटे घर होने के कारण लोग संयुक्त परिवार की परंपरा को नहीं निभाते थे। और दूसरी बात ये भी है, ऐसा कहा जाता है कि जब तक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कुछ न कुछ कलह निकलता रहता है घरों में, परिवारों में, घर के सदस्यों के बीच में। इसलिए भी अलग रहना उचित है, ऐसे यहाँ के लोगों की मान्यता है, इसलिए भी एकल परिवार में रहते हैं। अच्छा, तो ये तो परिवार की बात हो गई। एक परिवार में एक पिता होता है, एक माँ होती है और उसकी संतानें होती है, और कभी कभी नवविवाहित दंपति जिनकी संतानें नहीं हुई होती हैं वे एक परिवार के अंदर रहते हैं। ऐसा जलियांगरोंग समाज की बात है। अच्छा, सामाजिक संरचना की बात कहा जाए तो ये किसी भी गांव में परिवार सबसे छोटी इकाई है। परिवार के ऊपर एक और कहा जाता है कि खुन या किदुई जिसको कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कुल या घराना कह सकते हैं, जिसमें एक पितृ या एक व्यक्ति से उत्पन्न सभी संतानें एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वो चाहे 10 परिवार हो चाहे 20 परिवार हो, तो
वे खून से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ब्लड रिलेशन उनके बीच में होता है। तो ऐसे लोगों के समूह को किखुन या किदुई या किदुमय ऐसा कहा जाता है। तो इसको हम कुल कह सकते हैं या अब कुछ और गोत्र भी, लेकिन गोत्र तो कहना उचित नहीं होगा, कुल कह सकते हैं। तो गांव में जो सामाजिक रचना है उसमें परिवार, परिवार के बाद इसके ऊपर एक इकाई और होता है तो थोड़ा बड़ा, इसको कुल कहते हैं या किखुन या किदुई कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो इस प्रकार से ये एक दूसरी संरचना होगी। अच्छा, इस किखुन की विशेषता यह है कि जेलियांगरोंग समाज के गांव में जमीन की या भूमि स्वामित्व के बारे में अगर बात कही जाए तो किसी भी एक परिवार का या एक व्यक्ति का किसी विशिष्ट स्थान पर या कहीं पर भूमि का स्वामित्व तो नहीं होता था। तो जेलियांगरोंग गांव की ये परंपरा रही है कि हर गांव का जो पूरा जमीन होता है उसमें अलग अलग किखुन यानी अलग अलग कुल के लोगों का एक एक पहाड़ हो या फिर बड़ा बड़ा जो क्षेत्र है वो निश्चित होता था कि ये इस घराने का जमीन है या ये इस कुल का जमीन है। तो इस प्रकार से निश्चित होता था। तो भूमि के स्वामित्व के बारे में जेलियांगरोंग समाज की ये परंपरा रही है कि एक परिवार नहीं होकर के जो किखुन या किदुई कहा जाता है उनका एक भूमि स्वामित्व होता था। और यहाँ झूम कल्टीवेशन की परंपरा रही है तो उसमें कोई भी जा करके उस क्षेत्र में उस किखुन का या उस कुल का जो कोई भी सदस्य होता था उस क्षेत्र में जाकर के अपना खेत काट सकता था या रह सकता था। ऐसे भूमि स्वामित्व की परंपरा रही। तो इस प्रकार से अगर किसी गांव में 2 कुल है या 3 कुल है, 4 कुल है तो उन सभी के कुछ निश्चित भूभाग होते थे जिसका स्वामित्व उस किखुन या किदुई के अंतर्गत होता था। तो आज भी ये परंपरा कायम है अधिकांश गांवों में। हाँ, कहीं कहीं जो कुछ गांव है एकदम शहर के निकट हो गए हैं जहां पर जमीन के दाम बढ़ गए हैं तो वहां अगर जमीन बेचना शुरू हो गया है तो इंडिविजुअली व्यक्तिगत जमीन हो गए हैं। लेकिन जहां तक पारंपरिक भूमि स्वामित्व की बात है वो एक व्यक्ति या एक परिवार का नहीं बल्कि उस किखुन का हुआ करता है और होता था, ऐसा है। तो ये एक तो परिवार हो गया, किखुन हो गया। इसके अलावा सामाजिक संरचना के संबंध में अगर देखा जाए तो जो जेलियांगरोंग गांव है उनमें 2-3 और बातें हैं जिसमें हम सामान्य रूप में जिसको मोरुंग कहा जाता है। ये मोरुंग तो सभी नागा जनजातियों में प्रचलित है। तो जेलियांगरोंग समाज में इसको खांगच्यू या ल्यूच्यू कहा जाता है। खांगच्यू मतलब क्या होता है? मोरुंग की बात अगर हम कहें तो मोरुंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो मोरुंग है वो नागा समाज के किसी भी गांव में युवाओं को प्रशिक्षित करने का एक स्थान है, या हम कह सकते हैं जो पुराने जमाने में गुरुकुल की परंपरा रही है, कुछ इस तरह से कहा जा सकता है। तो हर गांव में ये मोरुंग हुआ करते थे या होते हैं। तो इसी प्रकार से जिस बात को सामान्य रूप में नागा भाषाओं में मोरुंग मोरुंग कहा जाता है, इसको जेलियांगरोंग भाषाओं में खांगच्यू कहा जाता है। लेकिन यहाँ जेलियांगरोंग लोगों के बीच में 2 प्रकार के मोरुंग है। एक तो महिलाओं का मोरुंग होता है और दूसरा पुरुषों का मोरुंग होता है। इसलिए यहाँ पर जो पुरुषों का मोरुंग है उसको खांगच्यू कहा जाता है और महिलाओं के जो मोरुंग है उसको ल्यूच्यू कहा जाता है। ल्यू मतलब लड़कियां, खांग मतलब लड़के। तो खांगच्यू मतलब ऐसा स्थान जहां पर लड़के, अविवाहित लड़के रात को अपना समय बिताते हैं या सोते हैं, या पुरुष डॉर्मेट्री कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से ल्यूच्यू मतलब अविवाहित लड़कियों का सोने का एक स्थान होता था तो उसको ल्यूच्यू कहा जाता है। अब ये एक प्रकार से शिक्षण संस्थाएं भी रही है और आज भी कहीं कहीं विद्यमान है, लेकिन बहुत सारे गांव में इसका अस्तित्व समाप्त सा हो गया है। अभी देखा जाए तो मूल रूप से जो खांगच्यू या ल्यूच्यू ज्यादा प्रचलित है वो हम नागालैंड में तो बहुत कम ही देख सकते हैं। लेकिन असम का जो एनसी हिल्स एरिया है वहां पर अभी भी बहुत ही प्रभावी ढंग से ये काम करता है। तो खांगच्यू क्या है? खांगच्यू में गांव के अविवाहित युवक लोग रात को सोते हैं। रात को सोना ही नहीं बल्कि एक प्रकार से उनका प्रशिक्षण होता है। तो
दिन में क्या करते हैं युवा लोग, अपने अपने खेतों में अपने अपने घरों का काम तो करते ही हैं, लेकिन रात को जब विश्राम का समय होता है तो सब वहाँ एकत्र होते हैं। वहाँ पर एक खांचू के जी होता है, मतलब जो खांचू का मालिक होता है वो एक परिवार होता है। तो उसका एक जो प्रौढ़ पुरुष है वो युवाओं को शिक्षा देते हैं। शिक्षा वही नहीं देते बल्कि गांव के अन्य बुजुर्ग लोग भी आते हैं, वहां पर बैठ करके कुछ न कुछ बातें सिखाते हैं, कहानियां कथाएं सुनाते हैं। इनके अलावा जो हस्तकलाएं रही है, हस्तकलाओं को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से बांस की रस्सियां बनाई जाती हैं या किस प्रकार से बेंत से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो शिक्षण प्रशिक्षण का काम होता था वो अक्सर मोरंग यानी खांचू में ही होता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से जेलियांगरोंग युवाओं का प्रशिक्षण का स्थान है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता था, यही इसी खांचू में ही लोग रात को लोक गीतों का प्रशिक्षण करते थे। तो गीतों को अगर पुराने जमाने में न तो लेखन की परंपरा थी, न कुछ पढ़ने का ज्ञान था, तो लोग सुन करके गीतों को याद करते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि इन्हीं मोरुंग में ही आ करके जिनको गीत याद था वो सुनाते थे, और जो लोग सीखना चाहते थे उसको सुन सुन करके अभ्यास करते थे और उसका मेमोराइजेशन करते थे। तो इस प्रकार से ये खांचू रहा है। और इसके विपरीत ल्यूच्यू, जैसे मैंने कहा कि लड़कियों का भी सोने का स्थान होता था एक जगह, तो केवल सोने का स्थान ही नहीं बल्कि वह भी उनके लिए एक प्रशिक्षण का स्थल रहा है। ल्यूच्यू में गांव की जो अविवाहित लड़कियां हैं वो आती हैं, रात को सोती हैं, सोने के पहले जो ल्यूच्यू की मालकिन होती है उनसे बहुत सारी बातें सीखती हैं। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि सूत की कताई वगैरह भी गांव में होती थी। जेलियांगरोंग गांव में कपास का उगाना और सूत की कताई करना और अपने शाल को बुनना और जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है उसको बनाना, ये एक सामान्य सी बात रही है। और अधिकांश ये सब कपड़े या वस्त्रों के बुनने का काम जो है लड़कियां ही करती हैं या महिलाएं ही करती है। तो ऐसे में रात को कपड़े तो नहीं बुनती ल्यूच्यू में आकर के, लेकिन सूत काटने का काम जरूर करती हैं। तो सूत काटते हुए लोग गीत सीखते हैं, कहानियां सुनते हैं। और इन्हीं खांचू हो चाहे ल्यूच्यू हो, दोनों में से कहानी सुन करके या गीत सुन करके, कथाएं सुन करके जो अपने जीवन में आगे आने वाली संभावनाएं हैं या अपने जीवन में के आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका सामना किस प्रकार किया जाए, इस प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। तो ये एक खांचू और ल्यूच्यू जो सामाजिक संरचना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसके अलावा जेलियांगरोंग समाज के सामाजिक संरचना में एक और आयाम है जिसको चहुत बोलते हैं। चहुत मतलब कृषि कार्य से संबंधित है। जेलियांगरोंग समाज में क्या होता था कि जब कृषि कार्य का आरंभ होता था तो खेतों में जाते थे लोग, अपने अपने खेतों में जाकर काम करते थे या आज भी करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपने आप अकेले जाके खेती में करें, उससे अच्छा है कि समूह बनाओ। आज एक के खेत में गया, दूसरे दिन दूसरे के खेत में गया, इस प्रकार से समूह बना करके एक दूसरे के खेत में काम जा करके सामूहिक रूप से करना, इस समूह को चहुत कहा जाता है। तो ये चहुत जो है आरंभ तो हुई थी खेती के कार्यों को लेकर के, लेकिन इसका स्वरूप बदलते बदलते इस चहुत यानी ये इसमें खांचू और ल्यूच्यू दोनों के सदस्य होते हैं, यानी पुरुष और महिलाएं होती है चहुत में, एक चहुत में। और उसमें कोई प्रौढ़ पुरुष होता है जो उनका मार्गदर्शक होता है या नेतृत्व करते हैं। तो एक प्रकार से युवकों एवं युवतियों के बीच में एक प्रौढ़ पुरुष नेतृत्व करता है और एक चहुत का निर्माण करता है। तो ये खेतों में जा करके एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। तो खेतों में काम करने के साथ साथ क्या होता है कि जब कभी चहुत का ये एक चक्र पूरा होता था, यानी एक दूसरे के खेत में जाकर के काम करने का चक्र पूरा होता था। तो किसी दिन किसी जो संपन्न परिवार है उसके खेत में काम करने चले गए, उससे जो दैनिक मजदूरी के रूप में जो धन मिलता था या अनाज मिलता था उसको लोग एकत्र करते जाते थे और
इस धन या अनाज का उपयोग ऐसे समय में करते थे गांव में जब लोगों के पास खाने के सामानों की कमी हो जाती थी, तो इनको एक त्योहार के रूप में ये लोग मनाते थे। तो एक प्रकार से ये जो चौहोद का काम है, खेती के काम करने के साथ साथ एक प्रकार से जो सामाजिक कार्य को भी करना का, और फिर उत्सवों के रूप में जब ये अपने इस खेतों में मजदूरी के रूप में कार्य करके एकत्र किए हुए अनाज से या धन का उपयोग करते थे, तो उसको उत्सव के रूप में मनाते थे। वो खाने के वस्तुओं का खुद तो खाते ही थे, पूरे गांव के लोगों को वितरण किया जाता था या पूरे गांव के लोगों को बुला करके दावत किया जाता था। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से उत्सव का रूप भी ले लेते हैं। इसीलिए ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो चौहोत है वो केवल खेती के काम का नहीं, बल्कि युवाओं के या युवकों एवं युवतियों में जो उत्सव को बढ़ाने का या एक प्रकार से मनोरंजन करने का साधन है, ऐसा लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से ये चौहोद भी एक सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ साथ एक दो और है जिसमें चवांग की परंपरा है और सिंकू की प्रणाली है। ये भी सामाजिक संरचना का, गांव के सामाजिक संरचना का एक अंग है। लेकिन इसको एक इसमें केवल सामाजिक संरचना में ही नहीं, बल्कि जो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें इन दोनों को लिया जाता है। तो एक तो सामाजिक संरचना का स्वरूप है ही, लेकिन जब प्रशासन की बात की जाती है, ग्रामीण प्रशासन की लोक में, तो इसमें सिंकू परंपरा और चवांग या हग्वांग राजा का स्वरूप किस प्रकार होता था, इसकी बात भी आती है। अगर समय रहेगा तो जो ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था है उस पर अगर चर्चा करेंगे अभी, तो उस पर इन दोनों का चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं रही है जो उसकी बात है। अभी जो मैंने कही वो तो ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना थी, लेकिन सामाजिक परंपरा क्या रही है? जलियांगरोंग समाज में क्या बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और त्योहारों के अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग समय में मनाया जाता है। और इसका प्रारंभ चूंकि ये जलियांगरोंग समाज कृषि प्रधान समाज है, इसलिए कृषि कार्यों के चक्र के अनुसार इनका त्योहार भी निर्धारित होता है, इनके उत्सव भी निर्धारित होते हैं। यहाँ पर त्योहारों के विस्तार में नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि जब से ये जंगल को काट करके साफ करते हैं और खेती करना आरंभ करते हैं, तब से लेकर के अनाज के एकत्र करने तक बीच में कुछ न कुछ त्योहार आता जाता है। तो उन सभी त्योहारों का इस कृषि चक्र से कुछ न कुछ संबंध रहता है, इस प्रकार से यह कहा जाता है। अच्छा, ये तो हो गई त्योहारों की बात। त्योहारों के बारे में जलियांगरोंग समाज में गा गादी है, रोंगमाई के बारे में कहें तो गांगाई है, चिक्याग है, हेगा है, ये इस प्रकार से बहुत सारे गांखे है, ये सब त्योहार हैं और या उत्सव हैं जिसमें कुछ न कुछ उनके धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि यहाँ की जो सामाजिक या सांस्कृतिक त्योहार या उत्सव रहे हैं, उनमें किसी न किसी रूप में उनका धर्म से या उनकी आस्था से संबंध रहा है। अगर संबंध ना हो तो एक प्रकार से खोखला जैसे दिखता है ये त्योहार, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। अच्छा, ये तो हो गई सामाजिक त्योहार की बातें, लेकिन इसके अलावा जो व्यक्तिगत जीवन में कुछ संस्कार होते हैं, जैसे अन्य समाजों में संस्कार होते हैं, वो भी जलियांगरोंग समाज में होता है। अब जैसे हर समाज की तरह व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें जन्म के समय अनेक संस्कार किए जाते हैं। विवाह होता है तो विवाह संस्कार होता है, मृत्यु होता है तो मृत्यु संस्कार होता है। लेकिन ये 3 मुख्य संस्कार हैं एक व्यक्ति के जीवन में। लेकिन कुछ और भी है जो का अलोप, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म होता है तो नामकरण तो होता ही है। जन्म हुआ 5 दिन के बाद नामकरण करते हैं। अब नामकरण को बहुत महत्व दिया जाता है। 5 दिन बाद नामकरण क्यों होता है? कुछ समाज में तो ऐसा कह सकते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही उसका नामकरण कर देना चाहिए। लेकिन जलियांगरोंग समाज की यह मान्यता रही है कि जन्म के तुरंत बाद
किसी भी मनुष्य को नाम नहीं दिया जाता है जब तक 5 दिन पूरा ना हो जाए। और इस मान्यता के पीछे यह कहना है कि जब तक बच्चा 5 दिन का नहीं हो जाता है तब तक वो उनके जो आंतरिक अंग होते हैं वो इतने विकसित नहीं होते कि वे मनुष्य कहलाए जा सके। इसलिए उनकी मान्यता है कि अगर 5 दिन के भीतर अगर उसको कुछ हो गया तो ईश्वर की यही इच्छा रही होगी कि वो मनुष्य ना बने, इसलिए 5 दिन तक उनके नामकरण के लिए रुका जाता है। और कहीं किसी अभागा के यहाँ अगर 5 दिन के पहले किसी शिशु का मृत्यु हो जाता है तो उनको नाम नहीं दिया जाता है। और जो मैंने कहा कि मृत्यु संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता है, तो ये मृत्यु संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार उस बच्चे का, यदि 5 दिन के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु संस्कार या अंतिम संस्कार उस तरह से नहीं किया जाता है जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति का किया जाता है। तो इस प्रकार से नामकरण को महत्व दिया जाता है। नामकरण के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे होते हैं, जैसे नामकरण कौन करे या किस प्रकार का नाम रखा जाए। तो जलियांगरोंग समाज में यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति का नाम जिस अर्थ के आधार पर रखा जाता है वो उसी प्रकार का व्यक्तित्व लेकर के बड़ा होता है, उसका चरित्र उसी के अनुसार ढल जाता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए लोग अच्छा से अच्छा नाम रखने का प्रयास करते हैं। और नाम रखने के लिए भी बड़े बुजुर्गों को ही कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर छोटे बच्चे किसी का नाम रखेंगे तो ऐसे कुछ भी रख देंगे। बड़े बुजुर्गों को जो अनुभव है नाम रखने के लिए, अगर वो रखते हैं तो अच्छा नाम मिलेगा और उनको अच्छे आशीर्वाद मिलेंगे। इसलिए नामकरण हमेशा बड़े बुजुर्गों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो उसी प्रकार से विवाह वाला संस्कार भी है। विवाह में अभी ये नामकरण तो नामकरण के साथ साथ एक और है जो कुछ दिन के बाद का अलौब आता है, जिस दिन सबसे पहले बच्चा को खाना खिलाया जाता है। उसके पहले तो माँ का दूध पिएगा, लेकिन जिस दिन बच्चे को सबसे पहले अन्न खिलाया जाता है उस दिन एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है। ये भी मनुष्य के जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का एक विशेष अनुष्ठान है। और विवाह इसको कालौब कहते हैं जिलियांगरोंग भाषाओं में। इसके बाद विवाह संस्कार है। यहाँ के विवाह की परंपरा अगर कहा जाए तो पुरुष प्रधान समाज तो है, लेकिन विवाह के संबंध में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर समय पुरुष को ही या पुरुष के घर वालों को ही लड़की का हाथ मांगने के लिए जाना पड़ता है। ये शादी की परंपरा रही है। और यदि कोई लड़की या उसके घर वाले किसी पुरुष को ठुकराना चाहें तो वो आराम से ठुकरा सकते हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि पुरुष के घर वाले गुपचुप जा करके पहले पूछते हैं कि वो लड़की मानेगी कि नहीं, उसके घर वाले मानेंगे कि नहीं। तो इस प्रकार की बात करते हैं, लड़कियों की ओर से नहीं बल्कि लड़कों की ओर से जा करके विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। अगर कोई लड़की एक बार में मान जाए तो उस पुरुष का या उस लड़का का बड़ा सौभाग्य माना जाता है जलियांगरोंग समाज में। तो इस प्रकार से विवाह होता है। विवाह के बहुत सारे रस्में होती है। अगर पूरे रस्मों की बात करेंगे तो यहाँ पर इस व्याख्यान में पूरा करना संभव नहीं होगा। इसलिए विवाह का जो मैंने स्वरूप बताया, ना तो दहेज की परंपरा होती है, ना लड़कियों की ओर से लड़कों को विवाह के लिए पूछा जाता है। यह है। हाँ, दहेज के रूप में अगर कोई लड़का लड़की के माता पिता को कुछ देना चाहें तो जरूर देते हैं। तो यहाँ पर दहेज की अगर बात कही जाए तो पुरुषों की ओर से जो लड़की के घर वाले को कुछ न कुछ दिया जाता है। इसके पीछे उनकी ये कामना रहती है कि आपने अपनी बेटी को हमारे परिवार के सदस्य के रूप में दिया, इसलिए हम आपके अनुग्रही हैं, अतः मैं अपनी ओर से आपको कुछ देता हूं। यह सोच करके पुरुष के घर की ओर से लड़की के घर को कुछ दिया जाता है। तो यहाँ विवाह की ऐसी परंपरा रही है। मृत्यु संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। मृत्यु को पुराने जमाने से जलियांगरोंग समाज में कहा जाता है कि बहुत ही भयावह माना जाता था। लोग बहुत डरते थे पुराने जमाने में, लेकिन ये सब जानते थे कि किसी न किसी दिन
हर व्यक्ति का मृत्यु तो आना ही है, लेकिन बहुत डरते थे, लोगों में बहुत डर रहता था, इसलिए इस संस्कार को और भी भयानक तरह से किया जाता था। जलियांवाला समाज में कहा जाता है कि जब कोई मरता था किसी गांव में, तो जो स्त्रियां होती थी या बच्चे होते थे वो घर से नहीं निकलते थे बाहर, पुरुष जो होते थे वही मृत्यु संस्कार में करते थे, उनका कब्र खोजते थे और उनका अंतिम संस्कार करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो फिर भी आज स्वरूप में थोड़ा बदलाव हुआ है। आज तो स्त्रियां हों चाहे बच्चे हों, अगर पुरुषों की कमी है तो युवक लोग होते हैं वो मृत आदमी का कब्र खोदने के लिए भी जाते हैं। तो इस प्रकार समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। तो ये कुछ वैयक्तिक जीवन के जो है वो संस्कार हैं, और इसके अलावा जो समाज में प्रचलित कुछ अन्य परंपराएं हैं वो भी बहुत सारे हैं। त्योहारों में लोग एक दूसरे से किस प्रकार से मिलते हैं, या त्योहारों में जो सामाजिक त्योहार है या सांस्कृतिक त्योहार है उनमें खान पान का जिस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, परिवार वालों के रिश्तेदारों के बीच में किस प्रकार का ये आदान प्रदान होता है, ये सब बहुत लंबी बातें हैं। मुझे लगता है कि इस पर अभी समय ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। और जलियांवाला समाज की जो सामाजिक परंपरा है उसमें नए गांव की स्थापना है और ग्राम प्रवेश है, गृह प्रवेश है, वो सभी बातें महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पुराने समाज, अगर समाज बहुत पुराने समय से एक स्थान पर स्थिर रहा है तब तो उनकी बात अलग है, लेकिन जलियांवाला समाज के बारे में कहा जाए तो जो उनका माइग्रेशन हुआ है वो मखेल से लेकर के मकुई और नुई यांगखोलेन होते हुए अभी वर्तमान स्थान में आया, ऐसा बोलते हैं। ये सब स्थानीय नाम है। अब इसको तो ऐसे ही बोलेंगे, लोगों को शायद अटपटा लगेगा, लेकिन किताबों में देख करके ही इन नामों को समझा जा सकता है। तो जब ये माइग्रेट कर रहे थे तो हर जगह नया गांव बनाना पड़ता था, तो नए गांव बनाते समय उनकी कुछ न कुछ परंपराएं होती थी। किसी भी नए गांव को बनाने के लिए प्रमुख व्यक्ति के नेतृत्व में जाकर के गांव की स्थापना करते थे। गांव बनाने के पहले सबसे पहले जमीन देखी जाती थी, जमीन देख करके ये माना जाता था कि इसके पास में अच्छा जल स्रोत है या नहीं, जल स्रोत है और वन संपदा है या नहीं, कृषि भूमि लायक कृषि करने लायक भूमि है नहीं। तो इस प्रकार की बातों को जांच करके गांव की स्थापना करते थे। इसके साथ साथ जलियांवाला लोगों का जो पुराने गांव है आप देखेंगे तो पहाड़ों के ढलान पर या पहाड़ों की चोटी पर अक्सर देखने को मिलता है। इसके पीछे लोगों की ये मान्यता रही है कि अगर हम ऊंचे जगह पर रहेंगे तब अगर कोई कभी किसी शत्रु ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम अधिक सुरक्षित रहेंगे। इस परिकल्पना के साथ जलियांवाला लोग ऊंचे स्थान पर अपना गांव बसाते थे और इस चक्कर में उनको जल की समस्या होती थी, लेकिन वे ऐसे जगह या स्थान खोजते थे जो ऊंचाई की दृष्टि से भी हो और उसके थोड़े नीचे जाने पर जल स्रोत अच्छा से मिल जाए। तो इस प्रकार गांव की स्थापना करते थे। और गांव प्रवेश यानी ग्राम प्रवेश हो या फिर गृह प्रवेश हो, एक विशेष अनुष्ठान करके लोग गांव में भी प्रवेश करते थे। तो इस प्रकार से ये जलियांवाला समाज की विशेष परंपरा रही है। राजनीतिक स्वरूप या ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था को देखा जाए तो अभी मैंने जैसे कहा कि चेवांग या हेग्वांग की परंपरा रही है, यानी राजा। पुराने जमाने में जलियांवाला गांव में भी राजा हुआ करते थे। वो राजा ऐसे राजा नहीं होते थे कि उसकी बहुत सारी सेनाएं हो, बहुत सारी संपत्ति हो, ऐसे तो नहीं होते थे, लेकिन नाम के होते थे। चेवांग कहा जाता या हेग्वांग कहा जाता था। वे लोग ऐसे होते थे जिसके नेतृत्व में उस गांव की स्थापना हुई हो और सभी लोग उनके अंदर रह करके अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए उनको अपना राजा मान करके जीते थे। ये इसलिए उनको राजा या चेवांग का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं कहीं ऐसा होता था कि राजा नहीं होते थे तो सिंकू प्रणाली होती थी। सिंकू प्रणाली मतलब गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति ही उस गांव के प्रशासन को चलाता था, और वो धार्मिक अनुष्ठान करना हो, किसी नए काम को शुरू करना हो, किसी उत्सव को आरंभ करना हो या खेती के लिए जंगल काटने का
कार्य आरंभ करना हो वही सिंकू ही घोषणा करते थे और सभी लोग उनका अनुपालन करते थे। तो ये एक सिस्टम रही है। इसके अलावा सिंकू का काम क्या था, न्याय प्रदान करने का काम भी। तो गांव में जो न्यायिक प्रणाली थी वो भी राजा है तो राजा के द्वारा, राजा नहीं है तो सिंकू के द्वारा, ऐसा होता था। इसके अलावा एक और जो प्रशासनिक व्यवस्था रही है अपाईमय प्रणाली, यानी एक गांव में जो ना तो राजा होता था ना सिंकू होता था, तो उसके एक जन समूह के द्वारा जो प्रतिनिधि होते थे, जितने भी कुल होते थे उन सभी के प्रतिनिधियों का जो समूह होता था उनके द्वारा ही गांव का संचालन या परिचालन होता था। तो उसको पई प्रणाली या अपाई प्रणाली कहा जाता है। तो इस प्रकार से जेलियांग समाज की ये परंपरा रही है जीवन में। और आज बहुत सारी बातें ऐसी हो गई हैं जो धूमिल सी हो गई हैं, लेकिन अगर इन परंपराओं को देखना है तो हमको सुदूर जो गांव में है जहां पर अभी तक बाहरी जो प्रभाव है बहुत कम पहुंचा है, ऐसे स्थानों पर हम देख सकते हैं। वरना बहुत सारे जो गांव है जो शहरी जीवन के प्रभाव में आ गए हैं, उनमें इस प्रकार की परंपराओं का देख पाना आजकल मुश्किल सा हो गया है। अच्छा, जेलियांगरोंग समाज में इस प्रकार की जो लोक परंपरा है या जो लोक जीवन की व्यवस्था रही है, उनके अभी खत्म होने या समाप्त होने के पीछे नागा समाज के द्वारा अपनी पारंपरिक जो आस्था रही है उसको छोड़ करके ईसाई को अपना लेना भी एक मुख्य कारण रहा है। जब नागा समाज ने ईसाई पंथ को अपनाया तो ईसाई पंथ को अपनाने के पहले जिस प्रकार से बाइबल की शिक्षा हमें दी गई और उस बाइबल के द्वारा हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाया गया और उस स्वर्ग के चक्कर में हम अपनी इस जो सांस्कृतिक चीजें हैं, मूल परंपरा है, उसको भूलते चले गए, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस पर मैं पूरी तरह से इसको कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी हैं कि हमारा जो आस्था का अंतरण रहा है या जो धार्मिक परिवर्तन रहा है उसके कारण सामाजिक जो परंपराएं रही है, लोक जीवन के जो स्वरूप रहे हैं उसमें बहुत बदलाव आए, ऐसा कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि समय हो गया है, अब बातें कहेंगे तो कहते जाएंगे, इसलिए अब मैंने इस विषय को किस प्रकार से रखा, व्यवस्थित रूप से रख नहीं सका, लेकिन समय तो पूरी हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। फिर कभी मौका मिला तो किसी एक विशिष्ट विषय पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सुनने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर थुनबुई जी। मुझे लगता है कि जो आज श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे कि आपका बोलने का समय पूरा हो गया है। सभी आपको सुनना चाह रहे थे और मैं कमेंट बॉक्स में भी देख रहा था, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। आपने बिल्कुल आत्मीय रूप में सरल व सहज भाषा का प्रयोग करते हुए जेलियांगरोंग जनजाति की जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, लोक कथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, इन सभी चीजों से हम सभी को आज परिचित करवाया है। कई नई चीजें मुझे भी आज नागा जनजाति के विषय में जानने को मिली हैं। जेलियांगरोंग जनजाति का जो समाज है, उसकी संस्कृति है, उसकी भाषा है, उस समाज के लोगों के व्यवहार हैं, इन सब को आपने अपने निजी जीवन के अनुभवों के साथ जोड़कर हम सभी के समक्ष रखा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर थुनबुई जी। मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न ये आया है, चूंकि मैं भी कुछ वर्षों से नागालैंड में रहा हूं, तो एक प्रश्न मेरे मन में ये हमेशा उठता है, क्योंकि जब हम लोग नागालैंड से बाहर होते हैं, नागालैंड के बारे में परिचित नहीं होते हैं लोग, तो वो ये सोचते हैं कि जनजातीय समाज के लोगों की परंपराएं कैसी होंगी, रीति रिवाज कैसे होंगे, उनका पहनना, उनकी वेशभूषा कैसी होगी। तो एक छोटा सा प्रश्न ये उठता है कि भूमंडलीकरण के पश्चात या कहें या बाजारवाद के आने के बाद विशेषकर जेलियांगरोंग जनजाति के लोगों पर किस रूप में प्रभाव पड़ा है।
क्या वे अपने मूल स्वभाव, मूल प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, या वर्तमान में भी उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखा है? मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आप अपने विचार डॉक्टर थुनबुई जी आप हम सबके साथ साझा करें। ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि लोक में जो जीवन की परंपरा है उसका तो ह्रास हुआ है। अब इसके पीछे मैंने एक कहा कि अंग्रेज़ों का आना और अंग्रेज़ों के आने के बाद जो यहाँ की जो पारंपरिक आस्था है उसको चोट पहुंचा करके एक प्रकार से अपने धर्म का प्रचार करना, और अपने धर्म के प्रचार करने के पीछे उनका मंतव्य क्या रहा होगा ये पता नहीं। यहाँ के लोगों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए या कुछ और उनका मंतव्य क्या हम नहीं समझ सकते, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने अपना जो मतांतरण किया है उसके बाद से लोगों के मन में जो अपनी पारंपरिक परंपरा है, अपने गीत है, यहाँ तक कहा जाता है कि लोगों को इस प्रकार से इतना भ्रमित किया गया कि यहाँ के लोगों ने अपने जितने भी आभूषण थे और जो ट्रेडिशनल ड्रेस जो इस प्रकार से मैंने लगाया हुआ है इसको यहाँ तक या तो बेचते थे, अगर कोई खरीदता था तो, नहीं खरीदते थे तो उसको जला भी डालते थे या ऐसे फेंक देते थे। ऐसी बातें सुनने में आई, और ये केवल जलियांगरोंग समाज में ही नहीं, मैंने चकसंग समाज के बारे में भी ऐसा सुना है कि ऐसा हुआ था। लेकिन ये तो एक बात हो गई। अब इसके अलावा क्या है कि भूमंडलीकरण कह लीजिए, चाहे आधुनिक स्वरूप कह लीजिए, या बाहरी संस्कृति का प्रभाव कह लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें इनके कारण, या फिर आधुनिक शिक्षा कह लीजिए। अभी जैसे आधुनिक शिक्षा की बात की जाए, मैं गांव के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं, ग्रामीण जीवन मैंने बहुत जिया नहीं, मैंने बाहर से पढ़ाई की, पढ़ाई करके ऐसे मेरा जीवन बाहर 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 चल रहा है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित होते गए, वो बाहर चलते गए, तो एक प्रकार से गांवों से पलायन करके शहरों में उनका जीवन की ओर जाना, यह भी कहा जा सकता है। तो गांव में जब लोग, शिक्षित लोग गांव से निकल जाते हैं तो गांव के कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि हम तो अनपढ़ हैं इसलिए गांव में हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो चले गए, अब हम इस परंपरा को कितना देर तक निभाएं या क्यों निभाएं, अगर इसको निभा करके भी हमारे जीवन में आगे लोगों की तरह बढ़ने का स्वभाव या मौका नहीं आता है तो हम क्यों आगे बढ़ें। हो सकता है इस प्रकार की मानसिकता भी उत्पन्न होती होगी गांव के लोगों में, तो एक प्रकार से ये उदासीनता पैदा करने का कारण होता है। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे गांव हैं जो शहरी जीवन के संपर्क में आ चुके हैं, उन लोगों में इस प्रकार का जीवन लगभग खत्म सा हो गया है। लेकिन अगर अभी गांव में अंदर जाएं, नागालैंड के जो एकदम पेरेन जिले के अंतिम गांव में जाएं जो असम का बॉर्डर है वहां पर, या फिर असम का जो एनसी हिल्स का एरिया है वहां पर जेलियांगरोंग जो अंदर है वहां पर जाएं तो अभी भी वे त्योहार, वे परंपराएं इस प्रकार से मनाए जाते हैं या उनका अनुपालन इस प्रकार से किया जाता है कि जब आप कभी जाओ उनके किसी त्योहार में तो उन्हें देख करके दिल खुश हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी भी ये जेलियांगरोंग संस्कृति है, पारंपरिक जो लोक जीवन का जो स्वरूप है वो अभी भी गांव में जीवित है। अभी जैसे मैंने खांचू या ल्यूचू की बात की, वो अभी वहाँ के गांव में एकदम जीवंत रूप में अपना स्वरूप दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ गांव में तो है, इतना है कि बाहरी जीवन का जो बाहरी का या जीवन शैली को बदलने का कारण बाहर के लोगों का प्रभाव हो सकता है, या बाहर के लोगों को देख करके उनके मन में भी ऐसी लालसा आई होगी कि इस जीवन से तो बाहरी जीवन अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से कुछ तो कमियां आई है, फिर भी अभी भी जीवन है, गांव में जाकर देखा जा सकता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर थुनबुई जी। आपके माध्यम से इस बात को जानना कि आज भी नागा जनजाति अपनी संस्कृति व सभ्यता को लेकर सचेत है, सजग है, यह काफी सुखद है हम सभी के लिए। अब मैं इस व्याख्यान माला और इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे ले जाते हुए क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान दीमापुर केंद्र
सहायक आचार्य आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे सर से निवेदन करूंगा कि वे हम सभी के साथ अपने अध्यक्षीय उद्बोधन को प्रस्तुत करें। व मुझे लगता है कि कई वर्षों तक पूर्वोत्तर में रहने के कारण आदरणीय डॉक्टर चौबे सर को भी काफी निजी अनुभव नागालैंड व अन्य राज्यों को लेकर भी है। हम उम्मीद करेंगे कि सर के वक्तव्य में इन सभी की झलक हमें देखने को मिलेगी। डॉक्टर आदरणीय चौबे सर। धन्यवाद आशीष जी। दरअसल अध्यक्षता करने का मेरा अनुभव तो ज़्यादा नहीं है या नहीं है कह सकते हैं। अब हमारे मित्र डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी ने मित्रवत भाव से हमें ये जोड़ दिया है यहाँ, और यह कार्य सौंप दिया है तो उसे पूरा करना है, निभाना है। बहरहाल बहुत ही अच्छा वक्तव्य रहा। हमारे मित्र श्रेणी में जुड़े नए मित्र डॉक्टर थुनवई जी का, आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ और कह सकते हैं कि तटस्थ रूप से निरपेक्ष होकर के आपने अपनी जो आपकी जनजाति है उसके सभी पक्षों पर आपने बहुत ही कम समय में एक सारगर्भित वक्तव्य आपने दिया। इसके लिए मैं डॉक्टर थुनवई जी को बधाई देता हूं और इस आयोजन के लिए डॉक्टर प्रदीप जी को भी बधाई देता हूं, और सूत्रधार की भूमिका में मित्र श्री आशीष सिंह जी को भी मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है क्योंकि जेलियांगरोंग जनजाति या नागालैंड की किसी जनजाति के बारे में मुझे कोई विशेषज्ञता नहीं है। हाँ, यहाँ रहते हुए, नागालैंड में दीमापुर में रहते हुए, पूर्वोत्तर में रहते हुए जो मैंने अनुभव किया है उसी के आधार पर मैं कुछ बातें रखूंगा। दरअसल पूरा पूर्वोत्तर अनेक जातियों जनजातियों का यह परिक्षेत्र है। सामान्यतः इसे पूर्वोत्तर भारत कहकर समेट दिया जाता है, 8 राज्यों को एक साथ समेट दिया जाता है, और ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं, हम लोग देखते हैं आए दिन, सेमिनार, संगोष्ठियां, जिसमें पूर्वोत्तर में ये साहित्य, पूर्वोत्तर का साहित्य, पूर्वोत्तर की भाषाएं, पूर्वोत्तर की संस्कृति, और एक दिन में एक सेमिनार में जैसे लगता है कि पूरा पूर्वोत्तर को समेट करके और विद्वानों को आमंत्रित करके और एक संगोष्ठी कार्यक्रम की जाती है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कितनी सफलता मिलती है। सभी राज्यों पर एक साथ परिचर्चा करवा देना, सभी राज्यों की समाज पर, वहाँ की संस्कृति पर, जनजातियों पर समेट करके चर्चा करवाना कैसे, कितना सफल होता होगा, यह विचारणीय है। क्योंकि हमने आज देखा कि नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां हैं, और अभी अपने वक्तव्य में डॉक्टर थुनवई जी ने बताया कि नागाओं में भी 50 से अधिक जनजातियां हैं।
हमने तो अब तक 16 सुना था, पढ़ा भी था, कहीं पढ़ता भी हूं तो 16 ही हम लोग पढ़ते हैं, और उसमें उप जातियां, उप जनजातियां एक आध होती हैं, यह हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन 50 जनजातियां, आप कल्पना करिए कि 1 घंटे में थुनबुई जी ने एक जनजाति के बारे में जल्दी जल्दी अपनी बातें रखी। वो अभी चाहते थे कि बहुत कुछ बताना, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी जाति की परंपरा कम से कम 1000 साल तक तो रही है। हम अगर एक जेलियांगरोंग जाति की ही बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 1000 साल से नई यह जनजाति है। 1000 साल पीछे तो इसका इतिहास जाता ही होगा, कम से कम 1000 साल। तो 1000 साल की एक जाति की परंपरा को, उसके पूरे रीति रिवाज को, उसके मूल्यों को, उसकी आस्था को, उसके विकास के प्रत्येक चरण को जब 1 घंटे में नहीं समेटा जा सकता है, तो पूरे पूर्वोत्तर को हम एक सेमिनार में कैसे समेट सकते हैं। तो बहरहाल वो विषय दूसरा है, मेरा नहीं है। तो हमने देखा कि कितनी जेलियांगरोंग जाति में ही कितनी मान्यताएं हैं, रिचुअल्स हैं, कृषि से लेकर के और कृषि से जुड़े हुए त्योहारों में, समाज की संस्कारों में देखिए आप। और कहीं ना कहीं हमने बहुत सी बातें ऐसे इनके माध्यम से जानी जो हमारे, जो भारतीय जो संस्कृति है, कह सकते हैं कि जो मूल्य और परंपराएं हैं उससे जुड़ती हैं। एक पॉइंट आउट करूंगा, जैसे सर ने बात की, संस्कारों की बात की, जन्म संस्कार जिसमें नामकरण होता है जन्म के बाद। हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी नामकरण का बहुत महत्व है। इसके बाद इन्होंने बताया अन्नप्राशन, अन्न ग्रहण, बच्चा को पहली बार अन्न खिलाते हैं, तो उसका भी एक अनुष्ठान होता है। हिंदू धर्म में भी यह एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, नामकरण और अन्नप्राशन भी। तो हमारी जड़ें कहीं ना कहीं भारतीय जो परिवेश में जितनी जातियां हैं, चाहे वे आर्य हो, द्रविड़ हो या मंगोलाइट, चीन मंगोलाइट हो, जो यहां आकर के रच बस गई, उनमें कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से मूल्य जुड़ते हैं, परंपराएं जुड़ती हैं, संस्कार कहीं ना कहीं मिलते हैं अगर हम उनके पीछे जाएं तो। इसी प्रकार से विवाह संस्कार की बात की। विवाह संस्कार में दहेज की परंपरा यह बाद में आई है। पुराने समाज में मुझे नहीं लगता कि दहेज जैसी कलुषित परंपरा भारतीय समाज के, प्राचीन भारतीय समाज में रही होगी। यह परंपरा बहुत बाद में आई है हिंदू समाज में या दूसरे आर्य समाज में या क्षेत्रों में। तो ये बहुत रोचक बात इन्होंने कही कि पुरुष वर्ग जो है स्त्री पक्ष को कुछ उपहार देता है, क्योंकि वह अपने आप को ऋणी मानता है कि उसे कन्या प्राप्त हो रही है। हमारे भारतीय संस्कृति में भी स्त्री को बहुत महत्व दिया गया है। प्राचीन संस्कृति में स्त्री को देवी का रूप माना गया, देवी का रूप माना गया, लक्ष्मी माना गया है, लक्ष्मी का रूप माना गया है। पुत्री का जन्म होता है तो घर में कहा जाता है कि लक्ष्मी आ गई। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं यह बात इस समाज से भी जुड़ती है, इस चीज को हम जोड़ सकते हैं। थुनबुई जी ने जेलियांगरोंग समाज की बहुत सी विशेषताओं के बारे में चर्चा की, खास करके इस समाज में जो बनावट है, समाज की जो संरचना है। एक और जुड़ता है जो भारतीय समाजों से, वह है वंश परंपरा।
वंश परंपरा भी कहीं ना कहीं शेष आर्य समाजों में भी जो है, कुल गोत्र जिसको कहते हैं, या गोत्र तो थोड़ा अलग है, इन्होंने भी कहा, लेकिन जो ब्लड का रिलेशन, ब्लड का संबंध है, तो वहां भी जेलियांगरोंग समाज में भी इसका महत्व है कि एक वंश परंपरा के लोग जो एक रक्त के हैं, उनका एक समूह होता है गांव में, और उनके प्रतिनिधि होते हैं गांव में। राजा के रूप में एक प्रतिनिधि होते हैं, हो सकते हैं, या फिर प्रशासनिक रूप में एक मुखिया के रूप में भी एक प्रतिनिधि हो सकता है, या अगर ये दोनों नहीं है तो फिर उस समाज में जितने वंश के लोग हैं उनके एक एक प्रतिनिधि होकर के न्याय प्रणाली के रूप में उस न्याय को चलाते हैं, माने न्याय व्यवस्था कायम करते हैं। तो एक पूरा व्यवस्थित समाज जेलियांगरोंग में रहा है। हम इसे ट्राइब कह करके, ट्राइबल कह करके, हम कहीं ना कहीं ये ट्राइबल शब्द मुझे बहुत आपत्तिजनक लगता है। यह ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को और जो भी जनजातियां जो मूल रूप से प्रकृति से सीधे जिनका जुड़ाव रहा है, उनको ट्राइबल कह करके एक विशेष वर्ग में डाल देना, यह न्याय नहीं है, यह भेद है, विभेद है, मैं मानता हूं। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जेलियांगरोंग समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज की न्याय व्यवस्था, और वहां जो अभी बात की सर ने, मोरुंग की बात की, पुरुषों के लिए अलग मोरुंग, स्त्रियों के लिए अलग मोरुंग, जहां युवा स्त्री समूह और युवा पुरुष समूह अलग अलग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वह प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है? व्यक्तिगत नहीं होता है, वह सामाजिक होता है, सामूहिक होता है। समाज के प्रति युवाओं के दायित्व की शिक्षा वहां दी जाती है। तो यह आज के आधुनिक समाज में तो व्यक्ति कटता जा रहा है एक दूसरे से। फ्लैट में जीवन हम जी रहे हैं, हमारे ऊपर कौन रहता है, हमारे नीचे कौन रहता है, हमें ही नहीं पता। पूरी जिंदगी 10, 20, 30 साल हम फ्लैट में गुजार देते हैं। आज का ये समाज हो गया है, शहरी समाज। एक वो समाज है, गांव में रहने वाला समाज है, जहां बच्चे से लेकर के बूढ़े तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबका अपना दायित्व है, सबका अपना कर्तव्य है, जो निभाता है अपने कर्तव्य को, और इसकी शिक्षा दी जाती है वहां पर बुजुर्गों के द्वारा, वरिष्ठ के द्वारा। वहां युवाओं को, नई पीढ़ी को परंपराओं की, मूल्यों की, उत्तरदायित्वों की शिक्षा दी जाती है। जिस समाज में, वह समाज निश्चित ही प्रगतिशील समाज है, आगे बढ़ने वाला समाज है। अब रही बात, इसका दूसरा पक्ष भी है, जिसे बड़ी ही ईमानदारी के साथ डॉक्टर थुनबुई जी ने स्वीकार किया कि जेलियांगरोंग या कोई भी पूर्वोत्तर का आदिवासी समाज जो धर्म परिवर्तन के कारण, जो जनजातीय समाज के जो उनके जो अपने मूल्य थे, जो पारंपरिक जो मूल्य थे, उनसे यह समाज दूर हुआ है। यह एक कहीं ना कहीं एक साजिश थी। साजिश के कारण, ब्रिटिशों की साजिश के कारण, ब्रिटिश तो पढ़े लिखे आर्यों, हिंदुओं को भी कहते थे कि ये सपेरों का देश है भारत, यह अशिक्षितों का देश है। तो जब मेनलैंड में रहने वालों को अंग्रेज जो है अशिक्षित कहते थे, हिंदी संस्कृत भाषियों को अशिक्षित कहते थे, तो ये तो ट्राइबल समाज है, तो इनको अशिक्षित और मूर्ख कहने में कितना समय लगा होगा, बरगलाने में। खैर, तो इन्होंने स्वीकार किया कि ईसाई धर्म आने के कारण, अपनाने के कारण, कहीं ना कहीं पूरा जनजातीय समाज पूर्वोत्तर का, वह हमेशा जो प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वह द्वंद्व में रहा है। कम से कम थुनबुई जी जैसे बुद्धिजीवी ने यह स्वीकार किया है
कि हाँ ये हुआ है हमारे साथ। एक सामान्य जनजाति कभी ये स्वीकार नहीं करती है। हमें ये बोलने में भी खतरा लगता है उसके सामने कि उसका धर्म परिवर्तन हुआ। लेकिन कम से कम थुनबुई जी जैसे बुद्धिजीवी ये स्वीकार करते हैं कि हाँ इसके कारण परिवर्तन आया। उस परिवर्तन को क्या हम विकास कहेंगे, क्या हम प्रगति कहेंगे, क्या ये समाज आगे बढ़ा अपने मूल्यों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को छोड़ करके, जिसको अंग्रेजों ने दकियानूसी कहा होगा, पिछड़ा कहा होगा, जो भी कहा होगा, उसको छोड़ करके यह समाज कितना आगे बढ़ा। एक चीज मैंने और नोटिस किया कि पूरे पूर्वोत्तर में जो जनजातियां हैं धर्म परिवर्तन के बाद भी अपने धार्मिक जो उत्सव हैं, जो अपने जो रिचुअल्स हैं, उसको उन्होंने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। अपने खान पान, अपने वस्त्र, आभूषण जो परंपरागत है, जो अपने त्योहार हैं, उनको भी नहीं छोड़ा है धर्म परिवर्तन के बाद भी। और दोनों को साधना एक बहुत बड़ी कला है। ये सबके बस की बात नहीं है। ये दुधारी तलवार पर चलना है, लेकिन बहुत बखूबी ढंग से, सुंदर ढंग से ये आज की भी पीढ़ी जो पढ़ी लिखी शिक्षित है वह भी बहुत बैलेंस के साथ चल रही है। और इसके लिए मैं दाद दूंगा जनजातियों को कि उन्होंने अपनी जो पूर्वजों से मिला हुआ जो दाय है, जो उनकी परंपराएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो मूल्य हैं, उनके आचार विचार हैं, उनको भी वे चाहते हैं बचा करके रखना। और निश्चित ही ये मूल्य बचेंगे तो हम बचेंगे। अगर ये मूल्य नहीं बचेंगे तो हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। दुनिया वैश्विक बनती जा रही है या बनाई जा रही है, ग्लोबल बनाई जा रही है, जिसमें एक ही तरह के तरीके से सब लोग आचरण करेंगे, एक ही तरीके के सब लोग रहन सहन, खान पान एक होता जा रहा है। जो मल्टीनेशनल जो कल्चर आ रहा है, इसमें सिर्फ जेलियांगरोंग जाति की समस्या नहीं है। विकसित जाति की, विकासशील जाति की, अविकसित जाति की, सभी जाति के साथ ये समस्या है कि वह अपने जाति को, अपनी भाषा को, अपने संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने मूल्यों को आज के बदलते, तेजी से बदलते हुए समाज, एक ग्लोबल जो परिवेश में, सोशल परिवेश में जो उसमें कैसे हम बचा करके रखें, प्रकृति से कैसे अपने को जोड़ करके रखें। अभी विश्व का तापमान कितना बढ़ता जा रहा है। भारत में इस साल कितनी गर्मी बढ़ी, दिल्ली का तापमान सबसे ज्यादा चला गया। क्यों? पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, पहाड़ नष्ट होते जा रहे हैं विकास के नाम पर। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि जो प्राचीन समाज था, उसकी जो परंपराएं थी, उसके मूल्य थे, वो प्रकृति से जुड़े हुए थे और सचेत रूप में नहीं, अचेत रूप से ही प्रकृति को बचा करके हम चलते थे, प्रकृति को सुरक्षित रख करके चलते थे। निश्चित ही हमें आज के वक्तव्य से जेलियांगरोंग समाज के माध्यम से हमें पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज के बारे में जानने का, समझने का, उस पर कुछ सोचने का आज मौका मिला। मैं डॉक्टर थुनबुई जी को इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए धन्यवाद देता हूं और इस आयोजन के लिए कंचनजंघा पत्रिका समूह और इसके संचालक, समन्वयक कह सकते हैं, संयोजक कह सकते हैं, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और इसके सूत्रधार, आज के कार्यक्रम के सूत्रधार आशीष जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
काफी सारगर्भित अध्यक्षीय उद्बोधन आपके माध्यम से हम सभी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने एक महत्वपूर्ण बात जो हम सभी के साथ साझा की कि नागा जनजाति की जो सभ्यता व संस्कृति है वह हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति से बिल्कुल भी अलग नहीं है। उसके जो छोर हैं वो आपस में मिलते हैं, चाहे वो प्रकृति पूजा, बस इसका स्वरूप बदल गया है। क्षेत्र को लेकर इसका स्वरूप बदला है, लेकिन सभ्यता व संस्कृति वही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज अपना महत्वपूर्ण समय भी दिया। मुझे पता है कि आप काफी व्यस्त थे आज आप दोनों बैठक में, और चूंकि फिर भी आपने अपना समय निकाला, इस हेतु आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अब मैं कंचनजंगा पत्रिका समूह के प्रधान संपादक व सिक्किम विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हिंदी विभाग में आदरणीय डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वे आज इस कार्यक्रम में कुछ अपने विचारों को भी रखें, साथ ही औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करें। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप। धन्यवाद भाई आशीष जी। सबसे पहले तो कंचनजंगा पत्रिका द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर थुनबई जी, सूत्रधार की भूमिका में कुशल संचालन कर रहे भाई आशीष जी, एवं इस पटल से जुड़े हुए जितने भी हमारे दर्शक श्रोता हैं और मित्रों, निश्चित रूप से आज का जो वक्तव्य था या आज का जो कार्यक्रम था, जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे काफ़ी बेहतर और काफ़ी ऊंचाई से भरा था। और मैं महसूस कर रहा हूं कि यह कार्यक्रम केवल 1 घंटे का कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम एक दिवसीय संगोष्ठी का रूप ले चुका है। जिस तरीके से डॉक्टर थुनबई जी ने आज के विषय पर अपना वक्तव्य रखा और इस ओर संकेत किया डॉक्टर चंद्रशेखर सर ने कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ, स्वीकार्यता बोध के साथ अपनी बात रखी, वह निश्चित रूप से सराहनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में जब डॉक्टर चंद्रशेखर सर अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की और संकेत किया कि किसी एक जनजाति को लेकर के एक पुस्तक लिखी जा सकती है, एक वक्तव्य से भी काम नहीं चल सकता। और पूर्वोत्तर से बाहर जो लोग रह रहे हैं, जिन लोगों ने पूर्वोत्तर को न ठीक ढंग से पढ़ा है न समझा है, ऐसे ही लोग सर पूर्वोत्तर भारत को एक दिन में समेटने की कोशिश करते हैं। उनको यह भी नहीं पता होता है कि यहाँ पर कितनी जनजातियाँ हैं, सांस्कृतिक विविधता किस स्तर की है, किस तरह के लोग हैं। और मुझे लगता है कि इस बात से जिस ओर आपने संकेत किया है और थुनबई जी के उद्बोधन से इस बात को लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसकी गंभीरता को भी समझेंगे। आज आप दोनों लोग बहुत ही व्यस्त थे। मैं बहुत ही खेद के साथ कि चंद्रशेखर सर से जब मैंने निवेदन किया था तो निवेदन भी मेरा बिल्कुल अलग ढंग का इस बार का था। मैंने सीधे सर के नाम से पोस्टर बना करके भेज दिया पहले कि आपको सर अध्यक्षता करनी है, और सर ने बहुत ही विनम्रता के साथ, सहजता के साथ हमारे निवेदन को स्वीकार किया। और आज अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में थुनबई जी के वक्तव्य के साथ साथ अपने विचार को भी बहुत ही सारगर्भित ढंग से आपने रखा और कई महत्वपूर्ण और मौलिक बिंदुओं की ओर आपने संकेत किए हैं। मैं कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से सर आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर थुनबई जी, निश्चित रूप से जिस तरफ आपने संकेत किया कि कंचनजंगा पत्रिका का जब पहला अंक आ रहा था तो यह बहुत ही सुखद संजोग है कि केवल आप ही नहीं बल्कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चंद्रशेखर चौबे सर
दोनों लोगों की उसमें उपस्थिति है। सर ने नागालैंड राज्य से कई लोक कथाएं मुझे उपलब्ध कराई थी और उसके प्रति मैं आज आभार प्रकट कर रहा हूं इस मंच से कि दोनों लोगों ने पत्रिका के शुरुआती दौर में बहुत ही सहयोग किया। और थुनबई जी के लेखन से, आरंभिक लेखन से, खास करके जिस लेख को हमने प्रकाशित किया था, उसकी भूमिका में भी आशीष जी और अनुज सर हिंदी विभाग में जो है वहाँ पर, उन लोगों की महती भूमिका रही है, तो उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज जिस तरीके से आज के विषय को लेकर के थुनबई जी ने जेलियांगरोंग नागाओं की लोक परंपरा को लेकर, उनके मिथकी विश्वास को लेकर, धर्म को लेकर, लोक विश्वास को लेकर के जितनी गंभीरता से आपने बात रखी है, निश्चित रूप से वह विचारणीय है और ग्रहणीय है। कई उसमें ऐसी जानकारियां थी कि लगभग मुझे भी 7 वर्ष हो गए पूर्वोत्तर भारत में रहते हुए, मुझे भी उतनी जानकारी उस विषय की नहीं थी। और मैंने पहली बार आपको पटल के माध्यम से सुना। आप बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही सुचिंतित, बहुत ही सारगर्भित ढंग से अच्छी हिंदी बोलते हैं। जो लोग बाहर से सुन रहे होंगे कि नागालैंड से कोई हिंदी का सहायक आचार्य बोल रहा है, वह लोग इस बात को समझेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की स्थिति किस तरीके की है। आप उसकी एक मिसाल है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि चूंकि यह एक छोटा विषय था, लेकिन अपने आप में काफ़ी व्यापकता लिए हुए था, मैं आपके माध्यम से और इस पटल के माध्यम से और आदरणीय चंद्रशेखर सर के माध्यम से, आशीष भाई के माध्यम से यह गुजारिश करता हूँ कि चूंकि आप लोग नागालैंड में रह रहे हैं और नागालैंड राज्य को लेकर के, वहाँ की आदिवासी संस्कृति को लेकर के बहुत कम बातचीत होती है। ज़्यादातर जो भी संगोष्ठियाँ होती हैं वो पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की स्थिति, संभावनाएं और चुनौतियाँ, इस तरह के विषयों को लेकर के सिमट जाती हैं। मुझे लगता है कि वहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है, 16 जनजातियों की ओर आप लोगों ने संकेत किया है और हमने एक जनजाति के एक छोटे से पहलू पर आज बातचीत की है। पूरी बातचीत नहीं हो पाई है। और मुझे लगता है कि थुनबई जी आरंभ में कह रहे थे कि मैं बहुत कम बोलता हूँ और पता नहीं उतना लंबा बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन चंद्रशेखर सर ने संकेत किया कि अभी उनके पास बहुत सामग्री है और बहुत कुछ वो बोल सकते थे और लग रहा था कि बहुत तेजी के साथ वह चीज़ों को समेट रहे हैं। तो मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कभी स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, पूरे समय के साथ, यहाँ पर किसी समय की सीमा नहीं है, किसी दूसरे विषय को लेकर के हम आपको सुनना चाहेंगे। और आप हमें यह भी सुझाव दीजिए कि नागालैंड में रह रहे लोग, आपके जैसे लोग, वो कौन लोग हैं जो अलग अलग जनजातियों पर अपनी बात रख सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि कंचनजंगा पत्रिका के माध्यम से हमारी बात पहुंचे। एक बात की ओर मैं और संकेत करना चाहूँगा कि डॉक्टर चंद्रशेखर सर समन्वय पूर्वोत्तर पत्रिका को भी देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से और बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं। एक समय ऐसा था कि बहुत उदासीन स्थिति हो गई थी और वह पत्रिका बंद होने के कगार पर थी या बंद ही हो गई थी, लेकिन उसको आपने बहुत ही जवाबदेही के साथ न सिर्फ संभालने का कार्य किया, बल्कि उसको एक गति दी और नई दिशा दी। और पूर्वोत्तर भारत को समझने के क्रम में सर, समन्वय पूर्वोत्तर पत्रिका की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वह केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा एक कड़ी के रूप में, एक सेतु के रूप में वह कार्य कर रही है और जिस तरीके से आपने उसकी फिर से शुरुआत की है, निश्चित रूप से यह एक अच्छा संकेत है। मैं उसके लिए कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से आपको साधुवाद देता हूँ। और चूंकि आप लोग एक ही दीमापुर केंद्र में, आप दोनों लोग एक ही जगह हैं, तो मैं चाहूँगा कि जल्द ही सर किसी दूसरे विषय के साथ हमारी मुलाकात होगी और इस उम्मीद के साथ मैं आप दोनों लोगों के प्रति
कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से अपना आभार प्रकट करता हूँ। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार आशीष जी बहुत ही अच्छे संचालक हैं और मैंने जानबूझ करके नागालैंड से ही सूत्रधार की भूमिका को तय करने की कोशिश की और उनसे मेरा बहुत ही अनुज्वत संबंध है, अधिकार पूर्वक। एक तरह से वर्धा में मेरे जूनियर भी रहे। अभी वो हिंदी अधिकारी के पद पर नागालैंड विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं और वहाँ के शोधार्थी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वह शोध कार्य के लिए नागालैंड गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ की स्थितियों को देखते हुए एक नई जवाबदेही संभाली है, जिम्मेदारी संभाली है और संभालने के क्रम में वह लगातार सक्रिय रूप से काम भी कर रहे हैं। हिंदी सेल के माध्यम से, राजभाषा जो इनका सेल है उसके माध्यम से कई कार्यक्रम मैं लगातार देखता रहता हूँ, कई संगोष्ठियाँ हो चुकी, उससे भी मैं जुड़ चुका हूँ। तो उनकी सक्रियता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और उनसे यह उम्मीद करूँगा कि नागालैंड में रहते हुए आप वहाँ के आदिवासी समाज को लेकर के अलग अलग नए विषयों को लेकर भी आप अपने सेल के माध्यम से कुछ कार्यक्रम करें और उसमें खास करके स्थानीय लोगों को जोड़ें, क्योंकि जो चीज़ें स्थानीय वक्ताओं के द्वारा हमें मिलती हैं वह प्रामाणिक होती हैं। हम लोग किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, हम लोग थुनबई जी जैसे लोगों के माध्यम से सुन करके अपनी बात रखते हैं, वह प्रामाणिक वक्तव्य है। पढ़ करके बोलना और सुन करके बोलना और खुद उसको जी करके बोलना, दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। इस गंभीरता को भी हमें समझने की ज़रूरत है और यही मेरा प्रयास रहता है कि जब भी मैं कोई कार्यक्रम करता हूं तो कोशिश यही रहती है कि स्थानीय वक्ताओं को ही जोड़ा जाए। और लगातार बीच में एक अंतराल हो गया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में नागालैंड पर मैंने बहुत कम कार्यक्रम किए हैं। तेमसुलाओ की स्मृति में यह श्रृंखला चल रही है और एक दो कार्यक्रम तेमसुलाओ जी पर मैंने किया, ये संभवतः दूसरा या तीसरा आयोजन है। मैं कोशिश करूंगा कि नागालैंड राज्य से और भी कार्यक्रम हो और आप लोग उसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो बहुत ही कुशल संचालन के लिए और बहुत ही सूझबूझ के साथ जिस तरह से आज के कार्यक्रम का आशीष जी ने संयोजन किया है, निश्चित रूप से वह सराहनीय है। मैं कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से भाई आशीष जी के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं और कंचनजंगा पत्रिका से जुड़े हुए तमाम दर्शक श्रोता जो लगातार सुन रहे हैं, अपने संदेश प्रेषित कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल थुनबई जी आए हैं और वो हम पटल पर नहीं ले पाए, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि लिखित रूप में आप टिप्पणी में जा करके उसका जवाब देंगे तो लोगों को उसका उत्तर मिल जाएगा। तो मैं एक बार पुनः सभी दर्शकों के प्रति और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे सर के प्रति, आज के वक्ता डॉक्टर थुनबई जी के प्रति और आज के कार्यक्रम में सूत्रधार की भूमिका निभा रहे भाई आशीष जी के प्रति कंचनजंगा पत्रिका की ओर से अपना आभार प्रकट करता हूं। जल्द ही हम किसी दूसरे कार्यक्रम में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार। नमस्कार, धन्यवाद।